हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी परफेक्टली फाइन। तो चलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसके एग्जांपल्स वो सब करवा दिए थे, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बात को फेवर करती हैं कि आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। मतलब किन चीजों को देख के आप ये पता कर सकते हो कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, तो देखो, अगर आयनिक बॉन्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर आयंस हैं। और आयंस कौन कौन सी होती हैं? कैटायन और एनायन। एनायन नेगेटिवली चार्ज, कैटायन सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब इसका मतलब आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक एलिमेंट की कैटायन और दूसरे एलिमेंट की एनायन बनेगी। अब कैटायन और एनायन बनाने में कौन रोल प्ले करता है? भाई एनायन बनाने में रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपनी गैसियस एनायन में कन्वर्ट होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैटायन कब बनती है? आयोनाइजेशन एनर्जी जब इन्वॉल्व होती है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब आप एनर्जी सप्लाई करें ताकि वो अपना सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, देन इट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दो फैक्टर तो ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें आयनिक बॉन्ड बनाने में आयंस की जरूरत पड़ने वाली है। और आयंस बनेंगी नहीं बनेंगी, कितनी आसानी से बनेंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? एनायन का बढ़ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड करेगी। कैटायन का बढ़ना आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसको मतलब इसके ऊपर होल्ड रखेगी कि बनेगी कि नहीं, कब ज्यादा आसानी से, कब मुश्किल से। और एक तीसरा फैक्टर है दैट इज लेटिस एनर्जी। ये आपके लिए नया है, ये आपने अभी पढ़ा नहीं, ठीक है। ये दो फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले हम इनसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट बड़ा ही आसान है। देखो, अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ लिया आपने डिटेल में, होता क्या है, हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ सॉल्व हो गया। अब एक बात बताओ, मेरे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी। ए को ए पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है और बी को भी बी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इस केस में मुझे 112 किलो जूल एनर्जी पर मोल सप्लाई करनी पड़ती है, तब ए जाके अपने कैटायन में कन्वर्ट होता है। जाहिर सी बात है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। बी से बी पॉजिटिव बनाने में मुझे 200 किलो जूल एनर्जी पर मोल खर्च करनी पड़ती है। तो तुम ये बताओ किस कैटायन का बनना ज्यादा फेवरेबल है, मतलब आसान है? जाहिर सी बात है तुम यही कहोगे ए, क्योंकि ए को कम एनर्जी देके हम उसकी कैटायन बना सकते हैं, जबकि बी में एनर्जी ज्यादा डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे बेटा ए और बी में से किसके चांस ज्यादा हैं कि वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो आप कहोगे ए के चांस ज्यादा है आयनिक बॉन्ड बनाने के, क्योंकि ए को कम एनर्जी चाहिए कैटायन में कन्वर्ट होने के लिए, जबकि बी को एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है, ज्यादा होती है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आपको दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन करना है तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसको हम ऐसे सम अप कर सकते हैं, लेसर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, more is the chances to form ionic bond, ठीक है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतने ही ज्यादा चांस हो जाएंगे बेटा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हो सकता है ए और बी दोनों ही आयनिक बॉन्ड बनाते हो, पर ज्यादा यहाँ पे जो चांसेस हैं, जो ज्यादा टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड बनाने की, वो किसकी होगी बेटा? ए की होगी। जैसे मैं सी का डाटा और लिख दूं, C gets converted into C positive and here जो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 350 किलो जूल पर मोल। तो आप कहोगे सबसे आसानी से ए बनाएगा, उससे थोड़ा मुश्किल जो है वो बी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जो सी है वो सबसे मुश्किल यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो करेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ए बी सी लेके समझा दिया। अब चलो दो मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं और फिर इस चीज को चेक करते हैं कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से कैसे पता करेंगे हम, बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक हम केस ले लेते हैं सोडियम का और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम का। अब आपको पता है कि सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनेगा
और मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा यही है। मैग्नीशियम 1 दे के इलेक्ट्रॉन अपना कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसमें। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ता है, जबकि मैग्नीशियम जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने पड़ते हैं, रिलीज करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो आप फर्स्ट का ही कंपैरिजन कर लो, अगर सेकंड ना सीख, क्योंकि सेकंड तो फिर ज्यादा ही हो जाएगी मैग्नीशियम के लिए। आप पहले चलो कंपैरिजन करो, वैसे बनता नहीं है मैग्नीशियम का +1 में। एक आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाला और एक आपने इसका निकाला, तो इसकी सोडियम के केस में जो एनर्जी है इट इज मोर देन 450 किलो जूल पर मोल, और इसमें लगभग 750 किलो जूल पर मोल के आसपास है। मतलब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें अप्रोक्सीमेट जो है लगभग 400-450 नहीं, लगभग 300 के आसपास है ना, सॉरी 500 के आसपास है इसकी एनर्जी। ठीक है, 500 किलो जूल के आसपास एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि मैग्नीशियम के केस में अप्रोक्सीमेट ये 750 किलो जूल के आसपास एनर्जी डिमांड करेगा। तो सोडियम से सोडियम कैटायन बनना आसान है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम से मैग्नीशियम कैटायन बनना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई, आयनिक बॉन्ड बनाना किसके लिए आसान है, सोडियम के लिए आसान है कि मैग्नीशियम के लिए आसान है? तो आप कहोगे सोडियम के लिए आसान है। ठीक है, अगर मान लो मैं मैग्नीशियम के लिए 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो +2 में ही होगा। अगर पहली इतनी है, चलो दूसरी इसकी मान लो 1000 किलो जूल है, तो इसकी टोटल सम कितनी होगी, मैग्नीशियम की टोटल होगी आपके पास 1750 किलो जूल पर मोल, क्योंकि कंपाउंड तो वो 2 पॉजिटिव में बनाएगा, जबकि सोडियम के केस में है खाली 500 किलो जूल। अगर मैं एल्यूमिनियम का केस ले लूं, मान लो ये 3000 किलो जूल पर मोल है, तो तुम कहोगे एल्यूमिनियम के सबसे कम चांस हैं आयनिक बॉन्ड बनाने की, उससे थोड़े ज्यादा है मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा चांस है किसके बनाने के बेटा, सोडियम के बनाने की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो यूजुअली कोवलेंट और आयनिक दोनों ही बॉन्ड बनाता है, ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे आपको एल्यूमिनियम के केस में। तो पहला फैक्टर यही है, क्योंकि आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो इसको, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिसाइड करती है कि बॉन्ड आयनिक होगा कि नहीं, तो लेसर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द चांस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है, देखो मेटल्स के केस में ये बात करेंगे, क्योंकि इस मेटल जनरली फॉर्म कैटायन, तो जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो आयनिक बॉन्ड बनाने की तरफ जाएगा। जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी तो वो आयनिक बॉन्ड को छोड़ के कोवलेंट बॉन्ड बनाने की तरफ जो है वो फॉरवर्ड होगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रिलेशनशिप है, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस उतने ही ज्यादा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा सिर्फ कैटायन से तो बात बढ़ेगी नहीं, ठीक है, हमें एनायन भी जो है वो बनानी पड़ेगी, और एनायन बनाने के लिए जो एनर्जी आप यूज करोगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ज्यादातर केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज गई है, और सिस्टम या कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से जितनी ज्यादा एनर्जी कम करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more is the chances to form ionic bond। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतने ही ज्यादा चांस बढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के। मेरे को याद है मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम कम ज्यादा की बजाय यूज करते हैं इट बिकम्स मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अगर कहीं भी बुक में या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर रहा है तो वो साइन बदल देगा, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन की नेगेटिव मिलेगी फर्स्ट, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की नेगेटिव मिलेगी, पर अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शब्द यूज करेगा
तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाती है। डाटा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बस साइन बदल जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव दिखा रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, अगर नेगेटिव के केस में बात करेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो एनायन तो बनानी है। जैसे मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है A B C, ये भी A नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये B नेगेटिव में, ये C नेगेटिव में। ये अपने अंदर से 700 किलो जूल एनर्जी, ये अपने अंदर से 500 किलो जूल और ये अपने अंदर से 300 किलो जूल एनर्जी बाहर निकालता है। तो देखो ये अपने अंदर से नेट 700 किलो जूल एनर्जी कम कर रहा है, तो इसका मतलब C के आयनिक बॉन्ड बनाने के चांस सबसे ज्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेने के चांस सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात ये हो गई भाई। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी की कम है तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की बहुत नेगेटिव है तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना आसान है। तो आयनिक बॉन्ड में हमें यही तो चाहिए, एक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हो, एक एलिमेंट, एक जो क्या करता हो बेटा, लॉस करता हो। सो मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज द चांसेस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके ना सिंपल से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो चलो एक दो मैं आपको वैसे बता ही देती हूँ, डाटा वगैरह रटने की तो आपको कोई जरूरत है नहीं, पर आपको वैसे थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर के केस में आप बात करो, ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज लेस नेगेटिव एंड इट इज मोर नेगेटिव। ठीक है, तो किसके चांस ज्यादा है भाई, सल्फर के चांस ज्यादा है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन के है वो क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -348 किलो जूल पर मोल, जबकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज 142 समथिंग है, ऑक्सीजन की 142। तो देखो क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है और ऑक्सीजन की कम नेगेटिव है। मैं पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कम एनर्जी बाहर निकालेगा। तो क्लोरीन के चांसेस ज्यादा है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने क्या समझा अब तक, आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तब आप बता सकते हो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, फेवर कर रही है, दोनों फैक्टर फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में। तो अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा गिवन है 2 4 5 एलिमेंट्स का, तो वो डाटा देख के बताया जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा फेवरेबल है और कौन सा जो है वो कम। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं, दोनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, तो ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर जो आपके लिए नया है, दैट इज लेटिस एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी। ओके, चलिए the third factor that decides the formation of ionic bond is lattice energy और बेटा lattice enthalpy। एक तो इस एनर्जी का जिक्र सिर्फ तब आता है जब बॉन्ड आयनिक हो, इस बात को याद रखना। दिस एनर्जी ओनली कॉरेस्पॉन्ड विद द आयनिक बॉन्ड, इसका जिक्र ही तब होगा जब आप आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे होंगे। इसको मैं 2 तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, मतलब बात तो वही है, सिर्फ कहने का तरीका बदल जाएगा। ओके, सो इट इज द amount of energy released when required number of gaseous cation and anion combines to form 1 mole of ionic bond. This is the definition of the lattice enthalpy. क्या है? It is the amount of energy release. ये energy release है कब? जब required number of, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं होता,
कैटाइन और एनायन एक रिक्वायर्ड नंबर में जब आपस में कंबाइन करिए गैसियस कंडीशन में, ताकि आयनिक कंपाउंड का एक मोल बन जाए, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड लिख लीजिए चलो आप, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटेस्ट एनर्जी। अब मैं आपको समझाती हूँ तो आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। देखो, मुझे NaCl का एक मोल बनाना है भाई, NaCl का आयनिक कंपाउंड है, मुझे इसका एक मोल बनाना। देखो ये डाटा जो है ना बेटा एक मोल का है, ज्यादा या कम मोल होंगे तो फिर एनर्जी का डाटा भी कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब NaCl का एक मोल बनाने के लिए मुझे एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव चाहिए, समझते हो ना भाई। एक मोल NaCl में एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल क्या है बेटा, Cl नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, कैसे देखो, एक मोल NaCl का मतलब है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। सीधी सी बात है भाई, एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स NaCl के होंगे तब वो एक मोल है, और एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स NaCl का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर ही तो क्या हो जाएंगे सोडियम आयन के, और एवोगैड्रो नंबर ही किसके हो जाएंगे, क्लोरीन आयन के। तो मैंने यही तो लिखा ना कि एक मोल NaCl में एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव है। मतलब अगर मैं एक मोल Na पॉजिटिव गैसियस और मैं एक मोल Cl नेगेटिव गैसेस आपस में इनको मिलाऊं, ताकि ये दोनों मिलके क्या बना ले, NaCl का एक मोल बना ले, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी मैं लेटेस्ट एंथैल्पी बोलूंगी। सिंपल सी बात है, समझ में आई आपको, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तो हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मैंने डेफिनेशन ये लिख दी, पर इसको दूसरी तरह से भी समझा सकते हैं। कैसे, अब मान लो तुम्हारे पास NaCl है सॉलिड स्टेट में, मैं इसको कितनी एनर्जी दूं ताकि ये Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है भाई। पहले हमने आयनिक बॉन्ड बनाया कैटाइन और एनाइंस को आपस में कंबाइन करके गैसियस कंडीशन में, फिर वो सॉलिड स्टेट में NaCl बन गया। अब आप बने हुए सॉलिड NaCl को कितनी एनर्जी दो ताकि वो टूट जाए, Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस, वो एनर्जी भी लेटेस्ट एंथैल्पी होगी, ठीक है। सोच के देखो, अगर NaCl का ये जो आंसर है भाई, NaCl के लिए लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी है, मान लो 1100 किलोजूल पर मोल है भाई। जब एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव से मिलके एक मोल NaCl बना तो -1100 किलोजूल पर एनर्जी पर मोल बाहर हो गई, क्योंकि हम बना रहे आयनिक बॉन्ड। अब अगर आपको एक मोल NaCl को तोड़ना है इंटू 1 मोल Na पॉजिटिव एंड 1 मोल Cl नेगेटिव, तो आपको इतनी एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, समझ रहे हो। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, बस साइन अप पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम एनर्जी क्या कर रहे हैं बेटा, रिलीज कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। तभी मैंने लिखा था रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि जरूरी नहीं है सबके लिए एक एक मोल हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसा करवाऊंगी जिसमें एक एक मोल के अलावा कुछ है। तो डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, लेटेस्ट एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसेस कैटायन और एनायन आपस में पास आए और एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाए, ठीक है। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखेंगे तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे तो रिलीज थी, रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ दे उसकी कैटायन और एनाइंस में। अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है, और जब बेटा नए बॉन्ड बनते हैं ना तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज, अगर आपको तोड़ना है बॉन्ड तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब एक मोल, पर ये तो सेम ही हो जाएगा, आप ये देखो MgCl2, आपके पास एक मोल आयनिक कंपाउंड है MgCl2 का। एक मोल MgCl2 के अंदर एक्चुअली में क्या है, 1 मोल Mg2 पॉजिटिव बट 2 मोल्स Cl नेगेटिव। फॉर्मूले से साफ नजर आ रहा है ना भाई, एक मोल MgCl2 का मतलब है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgCl2, और इसका मतलब क्या हुआ 6.022 into 10⁻23 Mg2 पॉजिटिव, बट दुगने क्या है बेटा, क्लोरीन है, तो नाउ इट इज 2 × 6.022
2 इंटू 10⁻23 Cl नेगेटिव। तो देखो ये 1 मोल है तो दुगना कर दिया तो 2 मोल। अब यहाँ पे तुमने जब MgCl2 का 1 मोल बनाया तो 1 मोल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 मोल Cl नेगेटिव की जरूरत पड़ी, तभी तो हमने लिखा था रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कोई और कंपाउंड होता तो हो सकता था वहां पे 3 मोल भी आ जाते, 2 मोल भी आ जाते, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से चेंज होता रहता है आपका जो डाटा है वो, पर बाकी चीजें वही हैं जो हमने आपको समझाई, ठीक है। तो मतलब लेटिस एंथैल्पी एक्चुअली में डिसाइड करेगी कि भाई आपका जो फॉर्मेशन है आयनिक बॉन्ड की वो एक्चुअली में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। भाई हमें तो आयनिक बॉन्ड बनाना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अब जिस केस में लेटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी उसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा हैं, सिंपल सी बात है। देखो जैसे मान लो A पॉजिटिव गैसियस कंबाइंस विद B नेगेटिव गैसियस टू फॉर्म AB सॉलिड। नाउ C पॉजिटिव गैसियस कंबाइंस विद D नेगेटिव गैसियस टू फॉर्म CD सॉलिड। इस केस में लेटिस एंथैल्पी रिलीज हुई -1300 किलो जूल पर मोल और इस केस में रिलीज हुई -2000 किलो जूल पर मोल। तो तुम कहोगे मैडम इस केस में लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना, इस केस में एनर्जी कम हुई तो मोर इज द लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो तुम बात आयनिक बॉन्ड के बनने की ही कर रहे हो तो ये बात बट ऑब्वियस है कि लेटिस एंथैल्पी निकल रही है। जब आप बॉन्ड तोड़ने की बात करोगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि तुम लेटिस एंथैल्पी सप्लाई कर रहे हो। सो यहाँ पे नेगेटिव वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दो जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी किसी भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में उतना ही ज्यादा चांस होगा उस मॉलिक्यूल के आयनिक बॉन्ड बनाने का। आउट ऑफ दीज टू इसकी अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है लेटिस एंथैल्पी तो इसके चांस ज्यादा है आयनिक बॉन्ड बनाने के और इसके चांस क्या हो जाएंगे बेटा कम। जाहिर सी बात है आपको डाटा चाहिए बेटा, आपको जब ये पता करना हो कि इनमें से कौन अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा कौन नहीं, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटिस एंथैल्पी इनका डाटा चाहिए, तब जाके आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली में कौन आयनिक बॉन्ड अच्छा बनाएगा और कौन नहीं, ठीक है। अब लेटिस एंथैल्पी कब रिलीज होती है, ठीक है, जब कैटायन एनायन आपस में पास आके कंपाउंड बनाते हैं तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स काम कर रही है, the force acting between the positive ion and the negative ion is the strong electrostatic force, and here the force of attraction depends upon is directly depending upon the charge Q1 multiplied by Q2 and divided by D का स्क्वायर, ठीक है। जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोल रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्ज Q1 Q2 मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के ऊपर चार्ज है मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर NaCl का क्रिस्टल है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच की जो दूरी है उस डिस्टेंस का स्क्वायर और Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है। तो force of attraction between positive and negative charge will depend upon these two factor, charge and distance, ठीक है। और लेटिस एंथैल्पी तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैटायन एनायन को पास लाने के लिए हम जो पास लाने के बाद जो बॉन्ड बना रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी भी कहीं ना कहीं इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, साइज कह लो आप उसको, डिस्टेंस कह लो, या फिर चार्ज के ऊपर। तो अब हम ये देखेंगे कि लेटिस एंथैल्पी किसी भी कैटायन और एनायन के चार्ज और साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करती। ओके चलिए देखिए, द फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में सिंपल एक बात लिखेंगे आप, हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज मोर is the latest enthalpy released, ठीक है। चार्ज से हमारा क्या मतलब है, जैसे एक तो सोडियम आयन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाए, एक मैग्नीशियम आयन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाए, एक Cl नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बनाए, एक O2 नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, ऑब्वियस सी बात है वो पास आएंगे, लेटिस एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा अगर चार्ज ज्यादा है।
मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होगा उससे कहीं ज्यादा होगा Mg2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव में। हायर विल बी द चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा चार्ज होगा तुम्हारी कैटाइन और एनाइन पे, उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों कैटाइन और एनाइन में, और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लेटिस एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को NaCl कंपाउंड बनाना है तो NaCl के केस में लगभग 750 किलो जूल के आसपास जो है वो एनर्जी रिलीज होगी लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, जबकि अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो ये डाटा लगभग 4000 किलो जूल पर मोल के आसपास है। अगर NaCl का 1 मोल बनेगा तो लगभग 750 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज होगी लेटिस एंथैल्पी। पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो 4000 किलो जूल के आसपास एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा लेटिस एंथैल्पी के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड की कंपैरिजन में, तो इसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द NaCl। और फर्क क्या है दोनों में, देखो बेटा, इसमें पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 है, इसमें पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 है। ठीक है, अब एक मेरे पास कंपाउंड हो कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड में देखो, ये तो कैल्शियम तो क्या है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, माना कि क्लोरीन के ऊपर तो Cl नेगेटिव ही है, पर अगर मैं NaCl और इसमें कंपैरिजन करूं तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव 1 के बीच में चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 1 के बीच में है, जबकि नेगेटिव 1 भी दुगने हैं, तो इससे ज्यादा चार्ज तो इस कंपाउंड में है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी और ज्यादा मिलेगी। तो इसकी एनर्जी लगभग 2250 किलो जूल पर मोल के आसपास है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसमें बाइवेलेंट आयन आ गई Ca2 पॉजिटिव। पर इस देखो इन दोनों में और इन दोनों में तुम देखो, इसमें दोनों ही 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, इसमें 1-2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो इससे ज्यादा किसकी मिलेगी, इसकी। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई, more is the charge, more is the amount of lattice enthalpy release and more is the formation of ionic bond। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने चांसेस बढ़ेंगे लेटिस एंथैल्पी के ज्यादा निकलने के, और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के। ठीक है, बट बेटा ज्यादा चार्ज स्पीसीज तो बनती नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा या तो वो +1 +2 +3 में भी कम ही बनते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी कई सारे कंपाउंड कोवलेंट बनाता है। यूं तो आपने देखा नहीं होगा कि मैडम +4 +5 +6, आयनिक बॉन्ड में तो कभी नहीं होता ना +4 +5 +6। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज कैटायन और एनायन बनने के चांसेस कम है, क्योंकि -1 -2 -3 +1 +2 और +3 इससे ज्यादा नहीं जाते, तो हमें दूसरे फैक्टर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट इज साइज। ठीक है, कि चार्ज तो ज्यादा वैरायटी दिखा नहीं रहा, तो साइज जो है उसको देख के अब हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ लेटिस एंथैल्पी कम और कहाँ लेटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। ओके, तो चलिए बेटा, नेक्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज या फिर जैसे हमने डी लिखा था ना उस फॉर्मूले में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। तो मतलब कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस क्या है, या आपकी कैटायन और एनायन का साइज क्या है। भाई जैसे मान लो ये कैटायन है और ये एक एनायन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की है, दिस इज डी। अगर आपकी कैटायन और एनायन बड़ी है, जैसे ये मेरे पास कैटायन बढ़ गया साइज और ये मेरे पास एनायन का साइज बढ़ गया, तो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो अगर कैटायन और एनायन का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। और एक बात बताओ बेटा, दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? एक तो कैटायन और एनायन इतनी पास है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक कैटायन और एनायन इतनी दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना ज्यादा दूर होंगे कैटायन और एनायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो अमाउंट ऑफ लेटिस एंथैल्पी भी कम रिलीज होगी। जितने कैटायन और एनायन पास होंगे उतना ही लेटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, मतलब जितना कैटायन और एनायन का साइज छोटा उतनी ही उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम। ठीक है, स्मॉलर इज द साइज of cation and anion, smaller is the internuclear distance। ठीक है, smaller is the size of cation and anion, smaller is the internuclear distance, and more is the lattice enthalpy। अगर साइज छोटा है तो कैटायन एनायन पास पास हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो लेटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। नाउ
Bigger is the size of cation and anion, bigger is the internuclear distance and less will be the electron enthalpy, less will be the lattice enthalpy. अगर साइज बड़ा है तो इसका मतलब डिस्टेंस बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है तो लेटिस एंथैल्पी कम होगी, साइज छोटा है तो डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम है तो लेटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब छोटी कैटायन और एनायन के चांस ज्यादा होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के, जबकि जो बड़ी कैटायन एनायन है उनके चांसेस क्या हैं, कम होंगे। अब मैं तुमसे कंपैरिजन करवाऊं, बेटा NaCl और NaBr में से तुम्हें क्या लगता है ज्यादा आयनिक कौन है, या किसके चांस ज्यादा है आयनिक बॉन्ड बनाने के? तो तुम क्या कहोगे, मैडम देखो चार्ज का तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चार्ज तो मैटर कर ही नहीं रहा। अब इसमें सोडियम आयन तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी कोई फर्क नहीं डालेगा। बचा कौन, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव। भाई चार्ज तो दोनों पे सेम है बट साइज सेम नहीं है। अब ब्रोमीन का साइज बड़ा है और क्लोरीन का छोटा है, तो यहाँ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी होगी कम और यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी होगी ज्यादा, तो इसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस भी कम है और इसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा है। इसकी होती है बेटा 758 और इसकी होती है 752, मतलब यहाँ तो NaBr के केस में -772 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी पर किलो जूल लेटिस एंथैल्पी, और यहाँ पे कितने निकलेगी बेटा, -758। ओके, सेम जैसे मैं लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड का केस ले लूं, भाई चार्ज तो सब पे कॉमन है, दैट इज +1 एंड -1 सब पे कॉमन है, ठीक है, इसमें लिथियम भी कॉमन है, तो फ्लोरीन और आयोडीन का साइज जो है वो सब कुछ डिसाइड करेगा। तो I नेगेटिव का जो साइज है वो काफी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लेटिस एंथैल्पी कम और यहाँ ज्यादा, तो इसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा और इसके कम। इसी तरह AgCl AgBr बाकी सब कॉमन है बेटा, साइज ऑफ Br एंड Cl विल मैटर, तो इसका साइज बड़ा तो लेटिस एंथैल्पी यहाँ पे कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं ये बात करूं कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, बाकी सब कॉमन है, क्लोरीन का साइज बड़ा तो लेटिस एंथैल्पी कम, फ्लोरीन का साइज छोटा तो लेटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप अलग अलग एग्जांपल जो है यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड हो और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक है, वन यू हैव बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चार्ज तो सब पे सेम है, -2 +2 बट मैग्नीशियम का जो साइज है वो बड़ा है, तो मैग्नीशियम का जो साइज है दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द बेरिलियम। उसके बावजूद द लेटिस एंथैल्पी इज मोर फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड के चांस ज्यादा हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के बजाय बेरिलियम ऑक्साइड के, पर साइज तो मैग्नीशियम का बड़ा है, कैटायन का तो साइज बड़ा है, तो चांसेस के ज्यादा होने चाहिए थे। उसका कारण ये है बेटा कि मैग्नीशियम का जो साइज है ना वो छोटा है, साइज इज स्मॉल, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बेरिलियम को बेरिलियम का साइज छोटा है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बेरिलियम को 2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसी वजह से बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है बजाय आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लेटिस एंथैल्पी नहीं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी को भी तो काउंट करेंगे ना बेटा, 3 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं, अकेला एक फैक्टर तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस केस में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, तो हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाते, तो बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से मैग्नीशियम में चांस ज्यादा है टू फॉर्म आयनिक। ओके, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, बिकॉज मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो यूजुअली आयनिक बॉन्ड में मेटल्स कैटाइन बनाते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आयनिक बॉन्ड में यूजुअली नॉन मेटल्स हैं जो एनाइन बनाएंगे, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेटिस एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है। तो तीनों फैक्टर्स को अब सम अप कर देते हैं कि तीनों मिलके कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं। तो देखो इसमें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, और इसको पूछ लेते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी तुम क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हो रही थी, और क्योंकि हमें तो आयनिक बॉन्ड बनाना था
तो लेटिस एंथैल्पी भी रिलीज होगी। और एक बात आपको पता है बेटा, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। अब ये दो एनर्जी हैं जो रिलीज हो रही है, ये एक एनर्जी है जो आपको सप्लाई करनी पड़ रही है। अगर तुम्हारी सप्लाई की हुई एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब तुम तो अनस्टेबिलिटी ला रहे हो अपने कंपाउंड में। भाई तुम मान लो सप्लाई तो कर रहे हो 2000 किलो जूल और रिलीज टोटल हुई तुम्हारी 1500 किलो जूल, तो 500 किलो जूल एनर्जी तो बढ़ा रहे हो तुम, तो वो तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल थोड़ी ना होगा। तो एक एलिमेंट ऐसा क्यों चाहेगा कि वो आयनिक बॉन्ड बनाए और आयनिक बॉन्ड बना के भी उसकी 500 किलो जूल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब उल्टा करो आप कि आप सप्लाई तो कर रहे हो मान लीजिए 1000 किलो जूल, ठीक है, और रिलीज हो रही हो आपकी 1500 किलो जूल, तो आप क्या कहोगे भाई 1000 दे रहे हैं पर 1500 बाहर निकल रही है, मतलब अभी भी हमारे जो कंपाउंड है उसको 500 किलो जूल एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी घटा रहा है। अब एनर्जी घटा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मतलब वो एलिमेंट सोचेंगे आयनिक बॉन्ड बनाने की तरफ, क्योंकि ऐसा करके वो स्टेबल होंगे। ऐसा उल्टा काम नहीं करेंगे कि सप्लाई तो ज्यादा करनी पड़ रही, रिलीज कम, तो फिर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एंथैल्पी का जो सम है वो बड़ा हो किससे बेटा? आयोनाइजेशन। ये समझ कर दिया हमने। भाई अगर ये जो तुम एनर्जी दे रहे हो ये कम पड़ रही है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर उल्टा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एंथैल्पी ये कम पड़ गई और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियरली बात समझ में आई कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को बनाने में फेवर रखते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए और लेटिस एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलनी चाहिए, तब जाके आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी? आयनिक बॉन्ड की। ये तीनों फैक्टर इस डायरेक्शन में फेवर करेंगे। अगर अपोजिट हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रही, तो फिर वो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड की तरफ नहीं जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, वो फिर कोवलेंट, कोऑर्डिनेट या कुछ और टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आयनिक बॉन्ड पूरा हो गया। कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको होमवर्क दे दिया था जो 10th तक में आ चुका है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल क्या है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, वहां तक आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। फिर कल मैं उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी आपको कोवलेंट बॉन्ड में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।